नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी विधायक की मौत पर भावुक हुए अखिलेश की, गुजरात उच्च न्यायालय का अजान पर रोक को लेकर सवाल की, बात करेंगे मजदूर बाहर निकले तो भावुक हुए पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई की। राहुल गांधी चुनावी रैली में जमकर बरसे की, सपा विधायक ने योगी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन की। साथ ही जानेंगे दिवंगत पी सेठी हाजी की बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी की। सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए शुवेंदु अधिकारी की। चीनी वायरस से भारत को कितना है खतरे की, और आखिर में बात होगी कड़ाके की सर्दी के बीच 2 दिन बारिश की भी भविष्यवाणी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। अखिलेश यादव से दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। विधायक अनिल कुमार दौरे की मृत्यु पर शोक जताया है। विधानसभा में बोले अखिलेश ने, नेता बीमारी छिपा जाते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर में बढ़ रही बीमारी को नजरअंदाज करते हैं। नेता बीमारी पता चलने के 40 दिन बाद नहीं रहे दौरे। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दौरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने। और अध्यक्ष महोदय 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय उन्होंने इलाज न केवल यहाँ की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव में वहां भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें विधायक जी को, डॉक्टर और हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने, इस बार इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष मुझे याद आता है समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ। एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर उन्होंने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह सोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दौरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो
तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मस्जिदों में अजान या इबादत के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधित एक जनहित याचिका को पूरी तरह से मिथ्या धारणा पर आधारित करार देते हुए इसे मंगलवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ये दावा कर सकता है कि किसी मंदिर में आरती के दौरान घंटियों या घड़ियाल का शोर बाहर नहीं सुनाई देता है। जिस दिन पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, उसी दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए। 17 दिनों के बाद मंगलवार को जब आखिरकार रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ और मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर दोबारा जिंदगी मिलने की खुशी और 17वें दिन खुली हवा में सांस लेने के एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी में कैंप कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। जैसे ही मजदूर बाहर आए, देश भर से प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य देश में नफरत खत्म करना है और इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। यहां नामपल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस, मोदी और कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैलाई है। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है। देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। 28 नवंबर 2023 से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और समाजवादी पार्टी के विधायक योगी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाते हुए विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सभी मुद्दों में विधायकों की प्राथमिक मांग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी है। यूपी विधानसभा के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन में किसानों और फसलों से जुड़ी मांगों पर भी समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोर दिया है। 75% बजट सिर्फ अभी इस्तेमाल हुआ है, 25
प्रतिशत बजट अभी बाकी है। अनुपूरक बजट जब लाया जाता है जब बजट खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर तमाम बातों का, जिस तरीके से पीडीए का उत्पीड़न लगातार प्रदेश में हो रहा है, हम लोग इन सब बातों को लेकर, मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना दिया। और हम लोग न इनको चैन से बैठने देंगे और न चैन से बैठेंगे जब तक ये पीडीए का उत्पीड़न नहीं रोकेंगे, जब तक ये सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा को बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये एम्बुलेंस को 2 गुना नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज जो नाम के खोले उसमें डॉक्टरों, मशीनों का स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हमारे सभी विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस धरने को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश बेहाल है। आज बड़ा सवाल है, वो किसान जिसने बड़े संकट से अपनी खेती को बचाई हो सालों से, आज उस अन्नदाता का आज उत्पादन खरीदा नहीं जा रहा है। धान क्रय केंद्रों की बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, आज धान केंद्रों की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में केवल 10% की खरीद हो पाई है। आज भी तमाम धान क्रय केंद्र खुल नहीं पाए हैं। डेंगू में लोग तड़प के मर गए। जिला अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी में लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। और आज स्थिति है कि सरकार बड़े दावे करती है। डेंगू में क्या हल रहा उत्तर प्रदेश का? और मैं समझता हूँ डेंगू ही नहीं, आज बढ़ती हुई बेरोजगारी, आज बढ़ती हुई महंगाई, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा संकट है। गरीब और कमजोर, आज वो जीना उसका मुश्किल हो गया है। गरीब के खाने की थाली में दाल की कटोरी तो पहले ही गायब कर दी थी पिछली सरकार में। अब हालात ये है कि सब्जी की भी कटोरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा लेने का काम किया है। आज गरीब 2 जून की रोटी भी पाने के लिए बेबस है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के कोझिकोड में दिवंगत पी सेठी हाजी के भाषणों पर वाली एक पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए यहां आना और किताब का विमोचन करना सम्मान की बात है, लेकिन मैं हाजी को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक बड़े थे और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में समुदायों, लोगों और विचारों के बीच पुल बनाए हैं। So it's an honor for me to come and release the book. Unfortunately, I can't read it because it's not in English or in Hindi. ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But I would like to thank Haji ji for the work he did. He was a carpenter and he started as a carpenter, but I think all his life he built bridges between communities, between people, between ideas. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം സമുദായത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തു, സമൂഹത്തെ നല്ല നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകി. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ कर्मത്തിൽ सरकार ने राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों को ट्रैक करने और उनकी मदद करने में मदद करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जागरूकता फैला रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार आंगनबाड़ी बहनों ने जागरूक किया है कि दिव्यांग समाज के लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांगों को मुख्य धारा के स्कूलों में भर्ती लेने पर जोर देता है। ट्रेनिंग एकेडमी है देश भर में ऑफिसर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनके अंतर्गत एक विशेष जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन गाइड बनाई गई है। मैं आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय सोच है, एक राष्ट्रीय संकल्प है, उसको प्रशासनिक ढांचे में फलीभूत करने के लिए हमारा ये प्रयास एक योगदान रहेगा। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन इस दृष्टि से भी है। आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आग्रह रहता है कि उनके सशक्तिकरण में कोई भी कोताही ना बरती जाए। आज देश भर के 13,90,000 आंगनबाड़ियों में एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समर्पित किया गया।
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बच्चों की स्क्रीनिंग हर आंगनबाड़ी में कैसे होगी, बच्चा अगर दिव्यांग है तो उस दिव्यांग बच्चे के लिए यूनिक आईडी हम कैसे बना पाएंगे, साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ कैसे कर पाएंगे, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आज हम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राष्ट्र को समर्पित कर पाएंगे। पोषण यात्राएं भी हो रही हैं, जिलों में गांव तक पहुंच रहे हैं। मैम, कितना बड़ा ये अभियान है और विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज अगर मात्र अब महिला बाल विकास मंत्रालय देख लें तो अब तक गत 7 दिनों में 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विकसित भारत की यात्रा हमारी पहुंच चुकी है। 19 लाख से ज्यादा नागरिक इसमें सहभागी हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया, अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। अधिकारी को खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस रॉय ने पेश किया था। चीन में फैले वायरस को लेकर भारत के लोगों में कई तरह के सवाल हैं। लोगों में डर है कि कहीं ये बीमारी भी कोरोना की तरह महामारी न बन जाए। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में इस बीमारी को लेकर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बीच सफदरगंज अस्पताल के प्लॉन्मोलॉजी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन में फैल रही बीमारी भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर नीरज ने निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में भी जानकारी दी है। जैसे घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे ठंड की वजह से आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो एक के बच्चे से इन्फेक्शन या एक व्यक्ति से इन्फेक्शन दूसरे को तेज़ी से फैलता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न है। अगर हम प्रिकॉशन रखते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस रखते हैं या फिर हम मास्क लगा लेते हैं या फिर अपना कवर रखते हैं, स्पेशली वो व्यक्ति जिनको बीमारी है, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया भी जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आदमी के शरीर में रेजिस्टेंस की मात्रा भी थोड़ी कम होती है। जैसे कि निमोनिया, अगर इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, जो गले में जो स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर उसका तापमान कम होने लगता है तो उसका जो वायरस का जो पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने से 3% वायरस की एंट्री ईजी हो जाती है, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी जो होती है मेम्ब्रेन की वो कम होने लगती है। कहने का मतलब यही है कि सर्दियों में स्पेशली लोअर टेम्परेचर्स पर आदमी का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस की एडवाइस देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या जो बीमार हैं, जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ हो, शुगर की बीमारी हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन या और जो वैक्सीन है वो हमेशा लगवाएं, समय समय पर हर साल लगवाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। चीन में बढ़ रहे मामलों को लेकर डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है। देखिए, ये एक लेसन है हम लोगों के लिए कि ये हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपना ध्यान रखें। प्रिकॉशंस के जितने तरीके हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो अपना समय पे अगर कोई बीमारी जैसे रेस्पिरेटरी डिसीज़ के जो व्यक्ति होते हैं या जो और बीमारी से संबंधित जिनको बीमारियाँ रहती हैं, तो हमेशा अपना समय पे इलाज कराएं। और ये ज़रूर रखें, अब हम जैसे पोल्यूशन के टाइम पे एडवाइस करते हैं कि आप मैक्सिमम पोल्यूशन जब डे टाइम मॉर्निंग में या इवनिंग आवर्स में होता है तो उस समय बाहर ना निकलें। कहने का मतलब ये कि एक्सपोजर अवॉइड करें, प्रिकॉशंस लें, अपना खान पान व्यायाम अपना जारी रखें, और जो वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी और हिमाचल और कई पूर्वी राज्यों में घूप कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदान में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की भी भविष्यवाणी की है। 2 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, जबकि 3 दिनों तक एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश से भीग सकते हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण हिस्से में भी बारिश की भविष्यवाणी की है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिन भारी वर्षा हो सकती है।
सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।